नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। तवांग में चीन से झड़प के बाद पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 6800 करोड़ की सौगात दी। मेघालय और त्रिपुरा से विकास कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास कर चीन को यह साफ संदेश दे दिया कि डंके की चोट पर निर्माण कार्यों का ऐलान करेंगे, एलएसी पर विकास करने से चूकेंगे नहीं। चीन को चेतावनी, नॉर्थ ईस्ट से मोदी की हुंकार। ड्रैगन की चाल मोदी ने की फेल, डंके की चोट पर ऐलान, एलएसी पर अजय प्लान। तवांग में भारत चीन सेना के बीच झड़प के बाद पीएम मोदी आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी की यह चीन को सीधी चेतावनी थी। जैसे हिंद के जवानों ने चीन के लाल सैनिकों को खदेड़ दिया, वैसे ही पीएम मोदी के इस दौरे ने बड़ा संदेश दिया। चीन नहीं चाहता कि भारत एलएसी पर विकास करे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चीन को आसानी होती कि वो कभी भी भारत की सीमा में मुंह उठाकर पहुंच पाता। प्रधानमंत्री मोदी को यह बात पहले से ही पता थी कि अगर पूर्वोत्तर का विकास नहीं किया तो चीन वहां पर हावी हो जाएगा और हम बहुत कुछ खो सकते हैं। इसलिए उन्होंने 2014 में पीएम बनने के बाद देश के बाकी हिस्सों की तरह पूर्वोत्तर पर विशेष फोकस किया। तवांग में झड़प के बाद पीएम मोदी ने आज मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर जाकर डंके की चोट पर यह ऐलान किया और बता दिया कि डंके की चोट पर विकास कार्य होंगे और यही मोदी सरकार का एलएसी पर अजय प्लान है। मेघालय की राजधानी शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 50 साल पूरा होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम में हुए शामिल पीएम मोदी मेघालय की ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मोबाइल टावर की शुरुआत की, 21 हिंदी लाइब्रेरी की शुरुआत की, आईआईएम शिलांग कैंपस का उद्घाटन किया, 6 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी, स्पॉन लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही पिछले 8 साल में नॉर्थ ईस्ट के विकास में रुकावट बनी ताकतों को रेड कार्ड दिखाया गया। साथियों, जब फुटबॉल के मैदान में हूं और फुटबॉल फीवर चारों तरफ है, तो क्यों ना हम फुटबॉल की परिभाषा में ही बात करें, फुटबॉल का ही उदाहरण देके बात करें। हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि पिछली सरकारों की डिवाइड नॉर्थ ईस्ट अप्रोच थी और हमारी अप्रोच डिवाइन है। उन्होंने कहा, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरिया अंतिम मील नहीं, मुख्य स्तंभ है। हम सीमा से लगे गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं। पीएम मोदी की ये बात साफ बताती है कि उन्हें पता है कि शातिर चीन क्या क्या कर सकता है, इसलिए वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। अगर बॉर्डर एरिया सुरक्षित रहेगा तो देश तो अपने आप ही सुरक्षित रहेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना का भी मनोबल पूरी तरह ऊंचा है, जिसका नतीजा है कि एलएसी पर जब भी ड्रैगन अपना फन उठाता है, उसे हमारे जवान कुचल देते हैं और इसका ताजा उदाहरण तवांग है। मेघालय के बाद प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा पहुंचे। वहां की राजधानी अगरतला में रोड शो करते हुए स्वामी विवेकानंद मैदान पहुंचे,
जहां करीब 4,350 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गृह प्रवेश योजना लॉन्च की, 2 लाख गरीब परिवारों को घर मिला, त्रिपुरा को पहला डेंटल कॉलेज मिला, 32 सड़कों की आधारशिला रखी, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। यहां से पीएम मोदी ने संदेश दिया कि पूर्वोत्तर को पहले की तरह पिछड़ा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसे विकास के पथ पर सबसे आगे लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही करीब 6,800 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी पूर्वोत्तर के दौरे पर रहे। शिलांग में पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पूर्वोत्तर परिषद की स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। डोनर मंत्रालय तो था ही नहीं, अटल जी ने बनाया। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के सीमित बजट तक रुका हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार के स्तर पर लेकर उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया शेप देने का, एक नया आयाम देने का काम किया है। एनईसी की बैठक में पीएम मोदी ने हो रहे विकास कार्यों की सराहना की और क्षेत्र के विकास का रोड मैप भी तैयार किया। अमित शाह ने पूर्वोत्तर के लिए पीएम मोदी के प्रेम को बताते हुए कहा कि पीएम बनने के बाद वो 50 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं और अब हर 15 दिन में एक मंत्री नॉर्थ ईस्ट का दौरा करता है और पीएम के मार्गदर्शन में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेता है। सीमावर्ती राज्यों में पिछले 8 सालों से जितनी तेजी से विकास कार्य हुए हैं, उसे देखकर चीन भी चकरा गया। विकास की रफ्तार चीन की विस्तारवादी सोच पर प्रहार है, इसलिए वो बौखलाया है। पीएम मोदी चीन की हर चाल को नाकाम कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि डंके की चोट पर निर्माण करेंगे। इसका ऐलान पूर्वोत्तर से ही करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब गुजरात बीजेपी अध्यक्ष को बड़ा तोहफा देने की तैयारी है। हालांकि इसमें पेच भी कई हैं, लेकिन बीजेपी का इतिहास बताता है कि ये पेच भी कोई खास बात नहीं है। दरअसल गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में आ गए हैं, क्योंकि अगले महीने 23 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में सियासी चर्चा आम है कि क्या पाटिल ही हैं जिनका बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे नाम है। गुजरात की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सीआर पाटिल को नहीं जानता होगा। सन 1955 में महाराष्ट्र के जलगांव में जन्मे चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल सन 1989 में बीजेपी से जुड़े। बीजेपी से जुड़ने से पहले पाटिल गुजरात पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर एक कोऑपरेटिव बैंक का संचालन कर रहे थे। अब पाटिल का नाम देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की रेस में आ चुका है। 2024 से पहले पाटिल को बीजेपी की कमान सौंपी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सभी का गृह राज्य गुजरात होगा। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें दिख चुकी हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह थे। अब एक बार फिर ऐसा ही होता दिख रहा है। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत में भागीदार पाटिल भी रहे हैं। पाटिल ने गुजरात अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलाई है, जिसका इनाम शायद अब उन्हें मिलने जा रहा है। पाटिल को बीजेपी में नरेंद्र गांधी लेकर आए। इसके बाद पाटिल उस वक्त के बड़े नेता और सूरत के सांसद काशीराम राणा के नजदीक आए। इसी बीच सीआर पाटिल की बैंक संकट में आई। इसके बाद उन्हें कुछ दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। हालांकि पाटिल ने जल्दी तमाम आर्थिक देनदारियों को सुलझाया और बाहर आ गए। इस मुश्किल से निकलने के बाद पाटिल को फिर उस वक्त सूरत की 84 सीट से विधायक नरोत्तम भाई पटेल का सहारा मिला। पाटिल सूरत में सक्रिय बने रहे और काम करते रहे। इस दौरान पाटिल ने अपनी एक टीम बनाई जो कि उस वक्त के स्थापित नेताओं प्रवीण नायक और अजय चौकसी से अलग थी। लंबे समय से पार्टी के लिए सूरत में काम कर रहे सीआर पाटिल को पहला मौका तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। सीआर पाटिल नवसारी से लड़कर पहली बार संसद में पहुंचे। इस चुनाव में पाटिल को 4.25 लाख से अधिक वोट मिले और उन्होंने 1.32 मतों के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार धनसुख राजपूत को हराया। इसके बाद पाटिल ने पलटकर नहीं देखा।
2014 के चुनाव में पाटिल ने नवसारी के चुनाव में 70.72% वोटों पर कब्जा जमाया और इस चुनाव में 8.20 लाख से अधिक मत हासिल किए और 5,58,116 मतों से जीत हासिल की। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में पाटिल ने फिर अपने करिश्मे को बरकरार रखा और 9,72,739 वोट हासिल किए। पाटिल इस चुनाव देश भर में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसद बने। उन्होंने 6,89,688 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। 17वीं लोकसभा में सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाले पाटिल को पार्टी ने जुलाई 2020 में बीजेपी गुजरात प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी। पाटिल ने न सिर्फ नवसारी से जीत हासिल की बल्कि सूरत में भी बीजेपी को मजबूत बनाया। उनके वोट प्रतिशत में इजाफे के पीछे कहते हैं उनका प्रबंधन है। उनके सांसद कार्यालय में कोई जाता है तो उसका उदार पूर्वक स्वागत होता है, फिर उनसे तकलीफ और परेशानी पूछी जाती है और उसके समाधान की ठोस कोशिश की जाती है। पाटिल देश के पहले ऐसे सांसद हैं जिनका ऑफिस ISO सर्टिफाइड है। पाटिल की सूरत के डायमंड और टेक्सटाइल उद्योग पर भी अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि 2017 में जब कहा गया कि सूरत में बीजेपी को झटका लगेगा तो ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने लगभग सभी सीटें जीती और एक बार फिर 2022 में बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत का जयकारा भी अपने नाम लगाया है, जिस जीत के सूत्रधारों में पाटिल का नाम भी शुमार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। समुंदर का सिकंदर पानी में उतर चुका है। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS मोरमुगाओ को इंडियन नेवी में कमीशन किया। इस विध्वंसक युद्धपोत के समंदर में उतरने से दुश्मन थर थर कांप रहे हैं। समुंदर में उतरा भारत का बाहुबली। दुश्मन की बना देगा जल समाधि। देसी ब्रह्मास्त्र, आधुनिक हथियार, पाकिस्तान का करेगा काम तमाम। समुंदर का सिकंदर, ड्रैगन का काल। विध्वंसक INS मोरमुगाओ, हिंदुस्तान का दम। चीन से तनाव के बीच हिंदुस्तान का शेर INS मोरमुगाओ समंदर में आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS मोरमुगाओ का कमीशन इंडियन नेवी में किया। अभी इसे मुंबई में नेवी के डॉकयार्ड में तैनात किया गया है। INS मोरमुगाओ के कमीशन के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि INS मोरमुगाओ के भारतीय बेड़े में शामिल होने से नेवी की ताकत और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि इस शक्तिशाली युद्धपोत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता का बड़ा उदाहरण पेश किया है। विशाखापत्तनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं इंडियन नेवी, इसकी डिजाइन टीम, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस वारशिप के निर्माण में शामिल अन्य ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। रक्षा मंत्री ने भारत के स्वदेशी युद्धपोत की खासियतें गिनाई, जिन्हें सुनकर दुश्मन जरूर थर थर कांपने लगे होंगे, क्योंकि INS मोरमुगाओ के रहते अब कोई भी दुश्मन हिंद महासागर की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकेगा। साथियों, यह INS मोरमुगाओ वारशिप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एयर एंटी सबमरीन इंडिजिनस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ
यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने भी आज के दिन को नेवी के लिए मील का पत्थर बताया, क्योंकि खतरनाक मोरमुगांव के आने से नेवी को मजबूत साथी मिल गया है। मोरमुगांव के सहयोगी जहाज विशाखापट्टनम को 1 साल पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। उसका नाम विशाखापट्टनम शहर के नाम पर रखा गया था। ऐसे ही मोरमुगांव का नामकरण भी गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह के नाम पर हुआ है। आईएनएस मोरमुगांव का नाम सुनकर ही चीन और पाकिस्तान थर-थर कांपते हैं। हिंदुस्तान का ये बेमिसाल वॉरियर पानी में दुश्मन को पानी पिलाने का दम रखता है। पलक झपकते ही ये दुश्मन के जंगी जहाज को शिकार कर सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल के बीच इस युद्धपोत का इंडियन नेवी में शामिल होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस विध्वंसक युद्धपोत से भारतीय नौसेना की हिंद महासागर में एक तरह पहुंच बढ़ेगी और दूसरी तरफ समुद्री सीमाओं की सुरक्षा काफी मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पालघर में महापाप हुआ है। नाबालिग के साथ ऐसी हैवानियत हुई है जिसे सुनकर इंसानियत भी कांप उठी। 8 वहशी दरिंदों ने नाबालिग के साथ रात भर गैंगरेप किया। उसके बाद उसे छोड़कर भाग गए। लड़की जब घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू हुई। लड़की जिस हालत में मिली उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। हैवानियत से कांप उठी इंसानियत। नाबालिग बनी वहशी दरिंदों का शिकार। पालघर में महापाप। शुक्रवार की रात थी। लड़की बेफिक्र होकर अपने दोस्त के साथ थी। लड़की को पता नहीं था कि आने वाला समय उसके जीवन में वो दर्द देने वाला है जिसे वो फिर कभी भुला नहीं पाएगी। लड़की को नहीं पता था कि जिस दोस्त के भरोसे वो समंदर के किनारे घूमने जा रही है वही उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है, उसके सपनों को तार तार करने वाला है। रात को करीब 8 बजे नाबालिग का दोस्त, जो दरअसल दोस्त से कहीं ज्यादा था, वो उसे घुमाने के बहाने मामीमा बीच लेकर पहुंचा। लड़की को अपने इस दोस्त पर इतना भरोसा था कि वो उसके साथ पास के बंद बंगले में जाने को तैयार हो गई। लड़की को तो कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके दोस्त के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने लड़की के साथ रेप को अंजाम दिया। उसके बाद उसी बंगले में शराब पी रहे अपने दोस्तों को भी बुला लिया। उन लोगों ने भी बारी बारी से लड़की के साथ रेप किया। लड़की किसी तरह बंगले से भागी तो उसे रास्ते में 4 और युवक मिले। उन्होंने घर छोड़ने के बहाने लड़की को बाइक पर बैठाया और पास की झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। इसी दौरान लड़की का दरिंदा दोस्त भी पहुंच गया था। वो फिर से लड़की को उसी बंगले में लेकर पहुंचा, जहां पर बारी बारी से सभी 8 दरिंदों ने गैंगरेप को अंजाम दिया। ये मामला जो है ये माइनर गर्ल है और विदाउट कंसेंट उसका ये सब हुआ है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन है अभी चल रहा है और लड़की का मामला है, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। रात भर लड़की के साथ हैवानियत होती रही। इस बीच जब लड़की घर नहीं पहुंची तो घर वाले परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस से शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर लड़की को ढूंढ निकाला। लड़की डरी सहमी झाड़ियों में बैठी थी। पुलिस को लड़की ने रात भर उसके साथ हुई हैवानियत की बात बताई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में
केस दर्ज किया है। हमने 8 आरोपी थे, उनको 8 ही आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। पालघर की ये घटना जो भी सुन रहा है उसे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी हैवानियत कोई कैसे कर सकता है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कर रही है ताकि समाज को ऐसा मैसेज मिले कि कोई दूसरा ऐसी हरकत करने के बारे में कभी ना सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एम्स दिल्ली के सर्वर पर हमला चीन के हैकर्स ने किया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने इंटरपोल से मदद मांगी है। हैकर से जुड़ी जानकारी के लिए पत्र लिखा गया है। चूंकि सीबीआई इंटरपोल की नोडल एजेंसी है, इसलिए यह पत्र उसे ही लिखा गया है। एम्स साइबर हमले का ड्रैगन कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल से मांगी मदद। अब चीन पर चलेगा इंटरपोल का डंडा। एम्स पर साइबर अटैक की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट और दूसरी जांच एजेंसियों को चीन के कनेक्शन के पक्के सबूत मिले हैं। जब ये बात पक्की हो गई कि दिल्ली एम्स के सर्वर को चीन से निशाना बनाया गया था, तब से ही इसको लेकर गहन जांच चल रही है, क्योंकि हैकर्स ने आम लोगों से लेकर वीवीआईपी से जुड़े डाटा पर सेंध लगाई है। अब आईएफएसओ ने सीबीआई को पत्र लिखकर इंटरपोल के जरिए चीनी हैकर्स की जानकारी मांगी है। साथ ही चीन के हेनान और हांगकांग में उन ईमेल आईडी और आईपी एड्रेस के बारे में भी पता करने को कहा है, जिनका इस्तेमाल कर एम्स के सर्वर पर हमला किया गया था। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सीबीआई इंटरपोल से संपर्क करने के लिए भारत की नोडल एजेंसी है, इसलिए सीबीआई को पत्र लिखा गया है। एम्स के सर्वर अटैक के तार चीन हांगकांग से जुड़े। 23 नवंबर को हुआ था साइबर अटैक। साइबर अटैक से एम्स के सर्वर हो गए थे ठप। 25 नवंबर को आईएफएसओ ने किया था केस दर्ज। जबरन वसूली और साइबर आतंकवाद की दर्ज हुई थी एफआईआर। एम्स के सर्वर ठप होने से कई दिनों तक कामकाज प्रभावित रहा। जानकारी के मुताबिक भारत में मेडिकल सेक्टर में ये अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला था, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले में केंद्र सरकार ने लोकसभा में भी जानकारी दी थी और बताया था कि एम्स के 5 सर्वर पर अटैक हुआ था, जिसके बाद फिरौती मांगने की अफवाह उड़ी थी, लेकिन वो सरासर गलत है। विभाग की राज्य मंत्री भारती पवार ने कहा था कि हैकर्स ने किसी तरह की फिरौती नहीं मांगी थी। हालांकि सर्वर पर एक संदेश पाया गया था, जिससे पता चला था कि ये साइबर अटैक है। सभी डाटा का बैकअप लेकर नए सर्वर पर डाला गया और करीब 2 हफ्ते बाद अस्पताल की व्यवस्थाएं फिर से बेहाल हो सकी थी। मेडिकल सेक्टर को निशाना बनाया गया, इसलिए भारत की जांच एजेंसियां हैकर्स को छोड़ना नहीं चाहती हैं। इसलिए अब हैकर्स की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।